प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो या कुछ रिपीट करना हो तो बताओ। यही वाली अच्छा जो अच्छा, स्लाइड ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई लाइट वेव है, देन हाउ विल वी नो दैट इट इज पोलराइज्ड और नॉट, एंड इफ इट इज पोलराइज्ड देन व्हाट काइंड ऑफ पोलराइजेशन इज देयर। तो उसके लिए अगर सिंपली हमारे पास कोई भी लाइट वेव हो तो कुछ कंडीशंस होती हैं। हाँ, कुछ ही चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हो सकता है वो फुली प्लेन पोलराइज्ड हो सकता है वो पार्शली पोलराइज्ड हो सकता है वो पोलराइज ना हो। तीन हो गए। देन हो सकता है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड हो, और इट इज पॉसिबल दैट इट इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड। देन वी हैव 5 चांसेस, 5 ऑप्शंस। ठीक, तो 5 कंडीशंस, वो 5 पॉसिबिलिटीज हैं लाइट के किसी भी तरीके में होने की। तो जिसमें से अगर वो लाइट रे फुली पोलराइज्ड है, देन अगर उसे किसी रोटेटिंग पोलराइजर में से पास कराएंगे तो डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी वेरी करेगी, और वेरी करते करते किसी एक सिचुएशन पर, किसी एक एंगल पर तो वो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। वो एंगल होगा जब ट्रांसमिशन एक्सिस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर के। तो फुली पोलराइज प्लेन पोलर लाइट को तो टेस्ट करना बहुत आसान है। सिंपली उसके रोटेटिंग निकोल में से पास कराया और उसकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है विद मिनिमम इंटेंसिटी 0। अब क्या होगा जब वो प्लेन पोलराइज्ड ना हाँ, अगर वो अनपोलराइज्ड है देन वो पोलराइजर से कुछ नहीं होगा। पोलराइजर को रोटेट कराएं देन विल गेट नथिंग, इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और है जब ये कोई चेंज नहीं होगा, वो है सर्कुलरली पोलर लाइट रे। अगर सर्कुलरली पोलर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है किसी पोलराइजर पर, तब भी हमें सारे डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर मिलेंगे। इसका मतलब अगर हम उस पोलराइजर को रोटेट कराने लगें देन विल गेट नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी। ठीक, तो अब अगर वेरिएशन आया जिसमें 0 हुआ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम इंटेंसिटी, तब तो प्लेन पोलराइज्ड है। और अगर वेरिएशन बिल्कुल नहीं आया तो हमारे पास 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो अनपोलराइज्ड हो या सर्कुलरली पोलराइज्ड हो। अब कैसे चेक करें? अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक क्वार्टर वेव प्लेट होती है। अगर क्वार्टर वेव प्लेट में से प्लेन पोलर लाइट रे को पास कराएं तो वो सर्कुलरली पोलर लाइट रे बन जाती है, और रिवर्स भी ट्रू है इसका, सर्कुलरली पोलर लाइट रे को पास कराएं तो वो प्लेन पोलर लाइट रे बन जाती है। लेकिन अनपोलर लाइट रे के साथ क्या करता है? कुछ नहीं। ठीक, तो अगर इस लाइट को हम मालूम तो कर नहीं पा रहे हैं, अब दोबारा से इसे अगर क्वार्टर वेव प्लेट में से पास कराएं तो अगर वो अनपोलर लाइट रे रही होगी तो कोई चेंज आएगा नहीं, और फर्दर अगर रोटेटिंग निकोल में से पास कराएंगे तो फिर से कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि अभी भी अनपोलर लाइट रे। तो अगर क्वार्टर वेव प्लेट में पास कराने के बाद रोटेटिंग निकोल में से पास कराया और फिर भी कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब डेफिनेटली इंसिडेंट लाइट इज अनपोलर लाइट रे। लेकिन क्या होगा अगर वो सर्कुलरली पोलर लाइट रे रही होती तो? तब क्वार्टर वेव प्लेट ने उसे बना दिया होता प्लेन पोलर लाइट रे, और उसे फिर से अगर रोटेटिंग निकोल में से पास कराएंगे तब अब हमें इंटेंसिटी में वेरिएशन मिलेगा जिसमें मिनिमम 0 होगा क्योंकि वो प्लेन पोलर लाइट रे। तो अगर ऐसा होता है तो इंसिडेंट लाइट रे इज सर्कुलरली पोलर लाइट रे। तो ये 3 सिचुएशन तो हमें मालूम पड़ गई। कैसे चेक करें? अब 2 सिचुएशंस और बची, उनमें वो सिचुएशंस क्या हैं कि लाइट रे पार्शली पोलराइज्ड है और इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। इन दोनों ही केसेस में पार्शली पोलर लाइट रे का मतलब क्या है? पार्शली पोलर लाइट रे का मतलब है कि उसमें कुछ पार्ट तो अनपोलराइज्ड लाइट रे का है और कुछ पार्ट प्लेन पोलर लाइट रे का है। ठीक, दैट इज पार्शली पोलर लाइट रे। तो अगर ऐसा हुआ तो अगर रोटेटिंग क्रिस्टल में से पास कराएंगे, रोटेटिंग निकोल में से पास कराएंगे, तो पार्शली पोलर लाइट रे का वो पार्ट जो पोलराइज्ड है उससे इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा, लेकिन क्योंकि उसमें अनपोलर लाइट रे भी है तो मिनिमम 0 नहीं हो पाएगा। और सेम केस होगा इलिप्टिकली पोलर लाइट रे में भी। इलिप्टिकली पोलर लाइट रे में सर्कुलर पोलर लाइट रे की तरह से सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं, लेकिन एक डायरेक्शन ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दूसरे उसके परपेंडिकुलर वाले में कम है। तो इसका मतलब अगर रोटेटिंग निकोल में से पास कराया तो इसमें भी वेरिएशन तो आएगा लेकिन मिनिमम 0 नहीं होगा। अब क्या करें? फिर से हमारे पास एक तरीका है, वो ये कि अगर क्वार्टर वेव प्लेट में से इलिप्टिकली पोलर लाइट रे को पास कराते हैं
तो वो अगेन प्लेन पोलर लैटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा होता है कि वेरिएशन हो लेकिन मिनिमम 0 ना हो रोटेटिंग निकोल में से पास कराने के बाद, तो अब हम से क्वार्टर वेव प्लेट में से पास कराएंगे, जिसमें पार्शली पोलराइज्ड का अनपोलराइज्ड पार्ट वो तो अभी भी पोलराइज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमें फिर से वेरिएशन तो मिलेगा इंटेंसिटी में, लेकिन वो उसमें मिनिमम 0 नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब अगर ऐसा होता है देन द इंसिडेंट लाइट रेज वो पार्शली पोलराइज्ड लाइट रे, और अगर वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट रे रही थी तो क्वार्टर वेव प्लेट ने बना दिया उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे, और अब अगर ये लाइट दोबारा से रोटेटिंग क्रिस्टल में से पास करेगी, रोटेटिंग निकोल में से, तो उस मिनिमम 0 के साथ इंटेंसिटी का वेरिएशन मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो इंसिडेंट लाइट रे इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट रे। इसका मतलब ये हुआ एनालिसिस में हमें क्वार्टर वेव प्लेट का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वार्टर वेव प्लेट सर्कुलर पोलर लाइट रे और इलिप्टिकली पोलर लाइट रे दोनों को ही प्लेन पोलर लाइट रे में कन्वर्ट कर सकती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो 5 कंडीशंस थी, 5 सिचुएशंस थी, ये सारी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब, अगर ये क्लियर है तो इसके बाद हम बात करते हैं एक और तरीका है पोलराइज करने का, लेकिन वो हम यूज नहीं करते, हम उस तरीके को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, एक और तरीका है अनपोलर लाइट रे को पोलराइज बनाने का। अब उसके लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि लाइट रे इंसिडेंट वो जनरेट कैसे होती है, वो तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स डीएक्साइट होते हैं और अपनी एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में छोड़ देते हैं। लेकिन अब अगर एक तरीका ये देखें कि वो लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आगे कैसे बढ़ती है, तो उसके लिए एक मॉडल दिया जाता है कि उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई आयंस, अगर एयर है, गैस है तो, और अगर वो सॉलिड मटेरियल है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उसमें फिर से फर्दर आयंस, पॉजिटिव आयंस जो छूट गए इलेक्ट्रॉन बाहर होने के बाद, जब लाइट उन इलेक्ट्रॉन्स पर या गैस के आयंस पर इंसिडेंट होती है, तो उस लाइट के जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं किसी भी जिस भी डायरेक्शन में होंगे उस फोटोन के, उस डायरेक्शन में वो आयंस वाइब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर फोर्स लगाता है। और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करने का मतलब है किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे, फिर से दूसरी डायरेक्शन में भी जाएंगे। इसका मतलब ये होगा उनमें कोई एक्सीलरेशन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है या आयंस की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब भी कोई आयन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड होता है, तब एक एनर्जी को रेडिएट करता है, और वो एनर्जी कौन सी होगी, जहां से मिली उसी एनर्जी को तो वाइब्रेट कर देगा, वो रिलीज कर देगा उसी एनर्जी को। वो एनर्जी मिली थी उन्हें लाइट से, एंड दैट लाइट एनर्जी जो इन्होंने एब्जॉर्ब की उस आयन ने, और आयन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट होने लगा ड्यू टू एक्सीलरेशन, द सेम एनर्जी विद द सेम फ्रीक्वेंसी विल बी रेडिएटेड बाय दैट आयन। और इस तरह से, और वो जो एनर्जी थी वो तो लाइट की एनर्जी थी, तो लाइट के फॉर्म में ही वो एनर्जी रेडिएट होती। तो इस तरह से किसी ट्रांसपेरेंट गैस में लाइट आगे बढ़ती। ठीक है, पहले आयन वाइब्रेट करेगा, जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा उसी डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर को वो रेडिएट कर देगा। ठीक, तो अब डिपेंड करता है कि वो आयन पर इंसिडेंट लाइट रे कैसी थी, जिस भी डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट रे होगी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगेगा, और हम जहां से भी उसे व्यू कर रहे होंगे वहां पर सेम जिस तरह से हमें वाइब्रेट करता हुआ वो एटम दिखाई देगा, वो आयन दिखाई देगा, उसी डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर हमारी आंखों तक पहुंच रहे होंगे। सो दिस इज वन वे टू ट्रांसमिट द लाइट फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, उसमें पोलराइजेशन में। कैसे? सो दिस इज नोन एज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ठीक, आयन जो वाइब्रेट करने लगे, दिस इज द रीजन फॉर स्कैटरिंग, और इसी का यूज कर सकते हैं पोलराइजेशन में। कैसे? सपोज हमारे पास ये लाइट थी और ये अनपोलराइज लाइट रे थी। ठीक, और इस अनपोलराइज लाइट रे में इलेक्ट्रिक वेक्टर हर एक डायरेक्शन में थे। ठीक, हम एक लंबा टाइम स्पैन लेते हैं, उस लंबे टाइम स्पैन में सारे वाइब्रेशन हमें मिल जाएंगे, और वो किसी मॉलिक्यूल पर, एयर आयन पर, ठीक, इंसिडेंट होता है, तो जिस डायरेक्शन में ये वाइब्रेशन होंगे उसी डायरेक्शन में ये आयन भी वाइब्रेट करने लगेगा, और अपने से चारों तरफ लाइट वेव को प्रोपगेट कराएगा।
अब सपोज सामने हमें कौन सी लाइटर मिलेगी, सपोज हम सामने से ऐसे व्यू कर रहे हैं तो हमें दिखाई देगा ये इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाले वाइब्रेशन भी मिल जाएंगे, ये वाले वाइब्रेशन भी मिल जाएंगे। इसका मतलब ठीक सामने तो हमें अनपोलर लाइटर ही मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बैंड होते जाएंगे इसके परपेंडिकुलर, इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो ये जो आयन है, आयन तो केवल इसी प्लेन में वाइब्रेट कर सकता है, क्योंकि इसी प्लेन में डायरेक्शन इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन है, हाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन। इस प्लेन के अलावा किसी और प्लेन में तो ये वाइब्रेट कर नहीं सकता। तो मतलब ये हुआ कि अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हम व्यू करेंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हमें केवल एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते, वो वाइब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। इसमें से जो वर्टिकल वाइब्रेशंस होंगे वो हमें यहाँ से दिखाई ही नहीं देंगे। ये वाले वाइब्रेशन होंगे जो टिल्टेड हैं उसकी हमें एम्पलीट्यूड कम मिलेगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल जो वाइब्रेशंस हैं ये पूरे पूरे में दिखाई दे रहे होंगे। मतलब वी कैन सी द पोलराइज्ड लाइट ओनली फ्रॉम द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट। क्यों? क्योंकि यह मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें केवल एक ही वाइब्रेशन दिखाई दे सकते हैं। ठीक, सामने हमें अनपोलर लाइट रे मिलेगी और इसके इंटरमीडिएट डायरेक्शन में जैसे जैसे हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन में रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पार्शली पोलराइज्ड लाइट रे मिलने लगेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे वो प्लेन कम होते जाएंगे, प्लेन टिल्ट होता जाएगा। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ व्यू से, डायरेक्शन ऑफ साइड से। ये क्लियर है? ये ठीक है? सब लोग शांत कैसे हैं आज? Am I audible? यस सर। यस सर। तो कैसे सब क्लियर है? इसका मतलब तुमने पढ़ा था चैप्टर? ऐसा तभी हो सकता है या तो तुमने चैप्टर पढ़ा हो या फिर तुम सुन ही नहीं रहे हो। कैटरिंग वाला, हाँ कैटरिंग वाला था सर ये। अच्छा, तो ठीक है, इसका मतलब पढ़ा होगा तुमने। हाँ चलो ठीक है। तो स्कैटरिंग, बाय स्कैटरिंग वी कैन फाइंड अ पोलर लाइट रे, और उसके लिए हमें इंसिडेंट लाइट रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में व्यू करना पड़ेगा, तो हमें फुली पोलर लाइट रे मिल जाएगी एंड दिस विल बी अ प्लेन पोलर लाइट रे। और हाँ एक बात और, जब भी हम पोलराइज्ड लाइट रे बोलते हैं उसका मतलब प्लेन पोलर लाइट रे ही लेते हैं जनरली। सर्कुलरली पोलर लाइट रे और एलिप्टिकली पोलर लाइट रे के लिए हमें स्पेशली एक एडजेक्टिव लगाना पड़ता है, ठीक, एंड दैट इज ईदर एलिप्टिकल एंड और सर्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर खत्म होता है पोलराइजेशन। ठीक, पोलराइजेशन के तरीके क्या थे हमने ये पढ़े, ठीक, उसके कुछ मेथड्स पढ़े, उसमें स्पेशली हमने निकोल प्रिज्म पढ़ा और उसके लिए हमने बायरफिंजेंस के बारे में बात की, डबल रिफ्रैक्शन या फिर एनामेलस रिफ्रैक्शन के बारे में बात की। ठीक, और उससे पहले हमने कुछ और तरीके पढ़े थे, दोज वर पोलराइजेशन बाय वायर ग्रिड पोलराइजर, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो एप्लीकेशन में हम बात करते हैं उससे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, हमने अभी तो बात कर ली मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ डाइक्रोइक होते हैं कुछ बायरफिंजेंस होते हैं, और इन दोनों का यूज करते हैं हम पोलर लाइट रे बनाने में। लेकिन कुछ स्पेशल तरह के मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनमें से होकर अगर प्लेन पोलर लाइट रे पास हो तो वो उसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कर सकते हैं। ठीक, जिस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा इंसिडेंट लाइट रे का, आउटगोइंग जो वेव है उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन उससे कुछ एंगल रखता होगा, कुछ एंगल रोटेट कर गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक, अब और ये जो तरीका है, ये दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड नाउ द पॉसिबिलिटी कि रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में या लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है देन वी से दैट मटेरियल इज राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल, और रिवर्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। राइट हैंडेड को पॉजिटिव या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड को नेगेटिव और लीवो रोटेटरी बोल सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ दिस ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। क्या था उनमें कि जैसे ही प्लेन पोलर लाइट रे ने एंटर किया उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रोटेट करने लगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो प्लेन ऑफ रोटेशन कुछ और ही होगा। ठीक है, पहले वाले से डिफरेंट होगा। अच्छा, अगेन ये कितना रोटेट करेगा, वो एंगल किस पे डिपेंड करेगा, एंगल डेफिनेटली इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर तक रहा है
वो लाइट रे उस मटेरियल में, मतलब उस कॉलम की जिसमें वो मटेरियल रखा है उसकी लेंथ कितनी है, डेफिनेटली लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। अगेन वो मटेरियल है कितना, कंसंट्रेशन क्या है उस मटेरियल की, तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दैट एंगल। सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दैट मटेरियल। तो इसे डायरेक्ट सिंपली बोल सकते हैं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मल्टीप्लाई बाय सी। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे अगर इक्वल में कन्वर्ट करें तो कोई कोएफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसे एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय सी। तो एल और सी तो हमारे हाथों में है एंड एस इज मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक, एंड दिस एस कैन बी गिवन बाय थीटा डिवाइडेड बाय एल सी। थीटा क्या हुआ कि मटेरियल में से जब वो बाहर निकला, वो प्लेन पोलर लाइट रे बाहर निकली, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टोटल कितने डिग्री से रोटेट कर गया, दैट इज थीटा, एंड एल इज द लेंथ एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, एंड दिस एस इज नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन फॉर दैट मटेरियल। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसका यूज हो सकता है अलग अलग, और स्पेसिफिक रोटेशन है ये मटेरियल डिपेंडेंट है। तो अगर मटेरियल कितना कंसंट्रेशन है, कितनी फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ एंड फॉर पर्टिकुलर थीटा, इसे हम मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब हम किसी भी मटेरियल की इस सिग्नेचर के थ्रू प्योरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसके प्योरिटी चेक करने के लिए यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, उन्हें हम पोलारीमीटर नेम देते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जो हम जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की, दैट इज नोन एज पोलारीमीटर। और स्पेशली इसमें एक लॉरेंज हाफ शेड पोलारीमीटर का यूज हम जनरली करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में तुमने इस पे डिपेंडेंट एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया होगा। कुछ और भी तरीके के पोलारीमीटर हो सकते हैं, हम यूज करते हैं लॉरेंज हाफ शेड पोलारीमीटर का जनरली, और इसका स्पेशली यूज होता है सेकेरोमीटर के थ्रू। ठीक, सेकेरोमीटर इज व्हाट, सेकेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन चेक द प्योरिटी ऑफ केन शुगर। ठीक है, शुगर की जो प्योरिटी है उसे चेक करने के लिए सेकेरोमीटर का यूज होता है। ठीक, और तब इसे हम बोल देते हैं सेकेरोमीटर सिंपली। और उसमें जो एक स्पेशल टाइप है दैट इज लॉरेंज हाफ शेड पोलारीमीटर, लॉरेंज ने बनाया था इसे, और दैट इज वेरी सिंपल। तुमने, मुझे लगता है अभी तक याद होगा अगर एक्सपेरिमेंट को तुमने परफॉर्म किया है तो। ठीक है, तो यहाँ तक अगर सबको क्लियर है सारी बातें, तो फिर हम आगे बढ़ें। एक बार नोट कर दिया करो, नोट कर दिया करो। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस लॉरेंज हाफ शेड पोलारीमीटर के बारे में हमें पढ़ना है, और इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं एक इसका पार्ट है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, दैट इज हाफ शेड प्लेट। इस हाफ शेड प्लेट में हम एक तो सर्कुलर प्लेट है, और इसका हाफ पार्ट ग्लास का बना होता है एंड हाफ पार्ट इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल, कौन बताएगा? पॉजिटिव। सो क्वार्ट्ज इज अ पॉजिटिव क्रिस्टल, और पॉजिटिव क्रिस्टल का मतलब इसमें से जब पास होगी कोई लाइट रे तो ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में कन्वर्ट होगी, और जो पहले इसमें से बाहर निकलेगी दैट विल बी ऑर्डिनरी लाइट रे। ठीक, अच्छा, ग्लास आधा पार्ट ग्लास का होता है, और जो इनकी इंटरफेस होती है, जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, उस लाइन की डायरेक्शन में हम इसका ऑप्टिकल एक्सिस रखते हैं। ठीक है, सो डायमीटर इज द ऑप्टिकल एक्सिस। अच्छा, ग्लास की, अच्छा ये थिकनेस कितनी है? क्वार्ट्ज के पार्ट जो है उसकी थिकनेस इतनी होती है कि वो पार्ट क्वार्टर वेव प्लेट बन जाए। ठीक, और दूसरा वाला क्वार्टर वेव प्लेट, नो, हाफ वेव प्लेट बन जाए, दैट इज हाफ वेव प्लेट। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है ग्लास वाला, वो इतना होता है कि जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो इन दोनों में सेम हो, जिससे कि एब्जॉर्प्शन के कारण ऐसा ना हो कि एब्जॉर्प्शन के कारण ही इन दोनों में शेडेड हो जाए, कोई एक किसी में से लाइट कम निकले दूसरे में ज़्यादा निकले। तो जो भी लाइट के निकलने का तरीका है वो दोनों में प्योरली पोलराइजेशन के कारण ही होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन के कारण नहीं होना चाहिए। तो ग्लास पार्ट की थिकनेस इतनी होती है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन क्वार्ट्ज एंड इन ग्लास शुड बी द सेम। ठीक, तो ये है हाफ शेड प्लेट। अब इसका फायदा क्या है? ठीक, तो इसमें होगा ये कि जब कोई लाइट रे इसमें से पास होगी
और वो प्लेन पोलर लाइट रे हो और वो इस ऑप्टिक एक्सिस से सपोज थीटा एंगल बना रही हो, सपोज वो इंसिडेंट जो लाइट रे थी उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन क्यूपी डायरेक्शन में थी, ठीक। तो इस क्यूपी डायरेक्शन में से जो पार्ट यहाँ पर क्वाड में से पास होगा वो तो ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर कन्वर्ट हुआ तो कौन कौन से डायरेक्शन में उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होंगे? उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर एक तो होंगे ये सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो यहाँ पर यहाँ ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्लियरिटी। ओ एम डायरेक्शन में होंगे द वाइब्रेशंस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे, ये तो मुझे भूल गया मैं। ऑर्डिनरी लाइट रे के वाइब्रेशन ओ एम डायरेक्शन में होंगे या ओ एल डायरेक्शन में होंगे, कोई बताओ? हाँ मनन क्या बोला? ओएम में होंगे सर। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन? यस सर। चलो सही है। तो ओ एम डायरेक्शन में होंगे ऑर्डिनरी लाइट के डायरेक्शन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के जो वाइब्रेशंस होंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर के वो ओ एल डायरेक्शन में होंगे। अब डिपेंड करेगा थीटा कितना है, उस थीटा के अकॉर्डिंग ओ एम का और ओ एल का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और चलो जो भी एम्पलीट्यूड हो, जब ये दोनों लाइट रेज इसे एग्जिट करेंगे तब ऑर्डिनरी लाइट रे पहले बाहर आएगी, इसका मतलब ऑर्डिनरी लाइट रे का फेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे से आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे बढ़ जाएगा डिपेंड करेगा क्वार्ट्ज के पार्ट वाली की थिकनेस कितनी है, और उसे तो हमने हाफ वे प्लेट रखा है। अगर उसे हाफ वे प्लेट रखा है तो पाई डिग्री से पाई एंगल से आगे बढ़ जाएगा। और पाई एंगल से आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? रिवर्स हो जाना। मैं राइट? ऐसा ही होता है ना दृष्टि? यस सर। तो पाई एंगल से आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? रिवर्स हो जाना। मैंने ये बोला, सही बोला? यस सर। श्योर? चलो ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो जब एग्जिट करेंगे तो ओ एम अब ओ एन बन चुका होगा, लेकिन ओ वाई इज ओ वाई। तो अब इन दोनों का जब बाहर निकलेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट बाहर निकलेगा। पहले तो रिजल्टेंट ओ पी के डायरेक्शन में था जिसमें ओ एम और ओ एल उसके कंपोनेंट्स थे, लेकिन अब जो कंपोनेंट्स हैं ओ एन और ओ एल हैं तो उसका जो वो होगा रिजल्टेंट होगा वो ओ आर की डायरेक्शन में होगा, ठीक। ओ आर का मतलब अब यहाँ से जो भी वाइब्रेशंस निकल रहे होंगे इस डायरेक्शन में होंगे, ठीक। और उसका ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, मतलब अब ओ एस इस डायरेक्शन में बाहर निकलने होंगे क्वाड वाले पार्ट से निकलने वाले लाइट रेज के इलेक्ट्रिक वेक्टर। लेकिन ग्लास के केस में क्या है? ग्लास में तो कुछ नहीं है। ग्लास तो जैसा लाइट रे को एंटर कराएगा वैसे ही बाहर निकाल देगा। मतलब ग्लास में से जो प्लेन पोलर लाइट रे बाहर निकलेगी वो पहली ओरिजिनल डायरेक्शन में ही होगी, एंड दैट डायरेक्शन इज, ये ओ है अगर ओ क्यू, तो अब एग्जिटिंग लाइट रे में दो पार्ट्स होंगे, एक होगा ओ क्यू और एक होगा ओ एस, ठीक है। ये क्लियर है ना? मुझे लगता है क्लियर हो गया। अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। चलो, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अब अगर ये वाले वाइब्रेशंस क्वाड में से बाहर निकल रहे हैं, ये वाले वाइब्रेशंस ग्लास में से बाहर निकल रहे हैं, एंड दिस इज द ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस। और हमने अभी भी देखा कि ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। अगर सेम रहेंगे तो बस जो भी इंटेंसिटी हमें बाहर मिलेगी सेम ही मिलेगी। तो यहाँ से जो लाइट रे बाहर निकली उसमें दो पार्ट्स हैं प्लेन पोलर लाइट रे के, और अब अगर उसे पोलराइजर में से पास कराएं और ऐसा पोलराइजर हो जिसके ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में हो, ठीक उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऑप्टिक एक्सिस है, तब तो हमें दूसरी तरफ लाइट की इंटेंसिटी दोनों पार्ट से सेम आती हुई मालूम पड़ेगी और दोनों पार्ट सेम तरीके से ग्लो हो रहे होंगे, सेम फॉर्म में ग्लो हो रहे होंगे। लेकिन अब अगर इस पोलराइजर को रोटेट कर दें, ठीक, किसी एक डायरेक्शन में, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ तो एंगल अब ये ट्रांसमिशन एक्सिस कम बनाएगी, दूसरे वाले से ज़्यादा बनाएगी। इस केस में ग्लास से एंगल कम हो गया ट्रांसमिशन एक्सिस का, और इस वाले पार्ट से जो लाइट रे निकल रही हैं उनके इलेक्ट्रिक वेक्टर से एंगल बढ़ गया है। तो ये वाले पार्ट इसमें से कम पास हो पाएगा, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमें इंटेंसिटी इसकी दिखाई देगी इस तरह की, ठीक। इसमें से ग्लास वाला पार्ट डार्क हो जाएगा और वो क्वार्ट्ज वाला पार्ट डार्क हो जाएगा और ग्लास वाला पार्ट ब्राइट होगा। और अगर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कराया तो अब जो एंगल है
क्वार्ट्ज वाले पार्ट से आने वाली लाइट रे के इलेक्ट्रिक वेक्टर के साथ कम हो गया, ग्लास से बढ़ गया, देन वी गेट दिस इंटेंसिटी वेरिएशन। ग्लास वाला पार्ट डार्क है, दूसरा वाला नहीं। तो अब जैसे ही हम इसे रोटेट करते हैं पोलराइजर को, बस इस प्लेट का हाफ पार्ट शेड हो जाता है और इसीलिए इसे बोलते हैं हाफ शेड प्लेट, ठीक है। और इस प्लेट का यूज होता है लॉरेंस हाफ शेड पोलारीमीटर में, ठीक है, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि पोलराइजेशन का वो एंगल कितनी डिग्री से रोटेट हुआ, ठीक है। वो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन। उसके लिए हम सबसे पहले तो पोलराइज लाइट बनाते हैं पोलराइजर के थ्रू। इसमें से अब जो लाइट निकल रही है वो पोलराइज लाइट रे है, उसे हाफ शेड प्लेट में से पास कराते हैं, और जैसे ही हाफ शेड प्लेट में से पास होकर बाहर निकलेगी लाइट रे, उसकी सिचुएशन ऐसी होगी। कुछ लाइट रे होगी जो इस तरह से वाइब्रेट कर रही होगी, और कुछ लाइट रे के इलेक्ट्रिक वेक्टर इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होंगे। यहाँ पर हमने सपोज वो मटेरियल रख दिया जो ऑप्टिकली एक्टिव है और जिसका हमें एंगल ऑफ रोटेशन मालूम करना है, ठीक है। और जब इसमें से जो लाइट रे निकलेगी उसे हम फर्दर एनालाइजर में से पास कराते हैं, और यहाँ एक सर्कुलर स्केल होता है जिसके थ्रू इस एनालाइजर को रोटेट कर सकते हैं, और कितना रोटेट किया इस स्केल में देख सकते हैं। और इस प्लेट का कितना पार्ट हाफ शेड दिखाई दिया या ब्राइट दिखाई दिया वो टेलीस्कोप में देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इस ट्यूब को हटा देते हैं और तब देखते हैं हमें कैसा दिखाई देगा। तो जब ट्यूब नहीं होगी, वहाँ पे कोई ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल नहीं रखा होगा, तो हाफ शेड प्लेट में से जो लाइट निकल रही होगी उसकी सिचुएशन ऐसी होगी, और उसे जब एनालाइजर में से पास कराएंगे तो इस एनालाइजर को रोटेट करके हमेशा एक ऐसी सिचुएशन फाइंड की जा सकती है जिससे कि इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इसकी ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हो जाए, और हमें ये दोनों लाइट रे, दोनों पार्ट्स सेम फॉर्म में ब्राइट दिखाई देने लगे, सेम तरीके से लाइटनिंग दिखाई देने लगे दोनों पार्ट से। और उस टाइम पर सर्कुलर स्केल में क्या रीडिंग है, कोई भी किसी भी एक रेफरेंस को हम नोट कर लेते हैं। क्या किया, पहले तो हमने कोई मटेरियल नहीं रखा, और अब उस केस में एनालाइजर को इतना रोटेट कराया कि ये दोनों सेम फॉर्म में ब्राइट होते हुए दिखाई दे जाए, और अब इसके बाद यहाँ पे रख देते हैं वो मटेरियल, ठीक है। यस, जैसे ही हम यहाँ पे मटेरियल रखेंगे, उस मटेरियल से जब लाइट रे बाहर आएगी थोड़ा रोटेट हो जाएंगे उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक। ये वाले जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं ये भी रोटेट होंगे, ये भी रोटेट होंगे। सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, और अगर ऐसा है और तो रोटेशन तो सेम ही होगा, तो कुछ रोटेशन इसका हो गया, कुछ इसका हो गया। अब सिचुएशन हो गई ऐसी, लेकिन ये एनालाइजर तो हमने ऐसे रखा था, वर्टिकल इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस रहे, वैसे ही रखा था, और उसी केस में उसी के साथ अगर ये ट्यूब रख देंगे तो रोटेटेड वाइब्रेशंस एनालाइजर तक पहुंचेंगे। एनालाइजर की ऑप्टिक वो ट्रांसमिशन एक्सिस पहले से वर्टिकल रखी थी, और वर्टिकल रखी है अगर, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा एंगल बनाएगा इससे, और ये कम बनाएगा। तो ये वाला पार्ट, जो ग्लास वाला पार्ट हमें डार्क दिखाई देने लगेगा, और ये वाला ब्राइट दिखाई देने लगेगा। सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता, तो अब इसका सिचुएशन उल्टी होती, ये पार्ट कम एंगल बनाता, ये ज़्यादा बनाता, तो इसके ये जो डार्क वाला ये ब्राइट दिखाई देता है, ये डार्क दिखाई देता है। अब क्या करें, अब हम ऐसा करते हैं कि इस रोटेशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस को या फिर इस एनालाइजर को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। कितनी डिग्री से रोटेट करें कि ये दोनों सेम ब्राइटनेस के साथ दिखाई देने लगे, उतना ही जितना कि ये थीटा घूमा है, जिस एंगल से ये घूमे हैं दोनों, रोटेट किया है, ठीक। तो अब इसे एनालाइजर को रोटेट कराते हैं इस एंगल से, जिससे कि ये दोनों सेम ब्राइटनेस दिखाई देने लगे दोनों की। जब दोनों की ब्राइटनेस सेम दिखाई देने लगती है, डेफिनेटली हमने पोलराइजर को उसी एंगल से रोटेट कराया होगा जिस एंगल से इस मटेरियल ने इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस को रोटेट कराया है। और अब दोबारा से पोजीशन देख लेते हैं इसकी सर्कुलर स्केल पर। पहले वाली पोजीशन हमें पता थी, द डिफरेंस बिटवीन टू इज द एंगल ऑफ रोटेशन बाय दिस मटेरियल। तो हमने रखा ये मटेरियल, तो इसकी लेंथ और कंसंट्रेशन तो पता है, बस स्पेसिफिक रोटेशन मालूम कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर है ना? अगर ना हो तो बोल देना, अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हाँ खुशी बोलो। सर, जब हम ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन रखते हैं पोलैरिमीटर ट्यूब में, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट होते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक ही बात है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, हाँ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन भी रोटेट करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी रोटेट करेगा, पूरी लाइट रे रोटेट करने लगती है।
हाँ, Yes, sir, क्योंकि wait, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहना ही रहना है। yes, sir. तो अगर एक रोटेट करेगा तो दूसरा भी, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ले लिया है, क्योंकि उसे डील करना, उसे इमेजिन करना ज्यादा आसान है। Okay, sir. ठीक है, और कोई किसी की कुछ और बात हो, कोई और क्वेश्चन हो? चलो, तो अब हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? पोलराइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशंस क्या हैं, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उस प्रोडक्शन में रिफ्लेक्शन और स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन, बायरफिंजेंस एंड स्कैटरिंग, इनके थ्रू पोलराइजेशन कैसे किया जाए, ब्रूस्टर लॉ एंड मेलस लॉ के बारे में पढ़ा। एंड देन हमने क्या कहते हैं इसे, बायरफिंजेंस में ऑप्टिकल एक्सेस, प्रिंसिपल प्लेन, फेज रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में पढ़ा। फेज रिटार्डेशन प्लेट में हमने पढ़ा क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट एंड फुल वेव प्लेट। और ये भी देखा कि सर्कुलर और एलिप्टिकली पोलराइज्ड रे कैसे फाइंड की जाए यूजिंग क्वार्टर वेव प्लेट। और हाफ वेव प्लेट का एक एप्लीकेशन भी देखा लॉरेंज हाफ सेट पोलारीमीटर में, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले सेक्शन में, ठीक। एंड देन हमने एक मैकेनिज्म देखी जिससे किसी ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल के थ्रू कितना रोटेशन आता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में, वो निकाला जाता है। ठीक है, ये सब पढ़ा हमने। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो है लेजर। ठीक है सर, 2 स्लाइड पीछे कर। 2 स्लाइड पीछे, यस, यहाँ नहीं, इससे ही पीछे जरा, इससे ही पीछे। उसमें सर जो एलसी है वो क्या है सर? कहाँ पर लिखा है एलसी? सर एक और पीछे जाओ जरा। अच्छा है, हाँ, ये वाला सर, ये एल और सी क्या है? एल है लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल। हमने देखा था ना कि जितना ज्यादा डेंस होगा वो मटेरियल के पार्टिकल्स, उतने ज्यादा रोटेट करेंगे, और जितनी ज्यादा देर तक ट्रेवल करेगा उसी मटेरियल में, उतना ज्यादा रोटेशन होगा। तो एल इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जी सर, ठीक है। तो और कोई? ठीक है, तो फिर अगर कुछ और नहीं पूछना है तो फिर हम रखते हैं। चलो, ओके, थैंक यू सर। ओके।